स्टैनली, जो डोरडैश के संस्थापक हैं, ने अपने अनुभव साझा किए जब वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक साधारण प्रयोग के माध्यम से डिलीवरी की समस्या को समझा। एक स्थानीय व्यवसाय क्लोई ने उन्हें बताया कि डिलीवरी के लिए कोई उचित समाधान नहीं है और उन्होंने कई ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनके पास ड्राइवर नहीं थे। इस समस्या को समझने के लिए स्टैनली और उनके सह संस्थापक एंडी ने 150 से 200 छोटे व्यवसायों से बात की और पाया कि डिलीवरी की कमी एक सामान्य समस्या है। उन्होंने एक साधारण लैंडिंग पेज बनाया जिसमें स्थानीय रेस्तरां के मेनू थे और एक फोन नंबर दिया गया। जब उन्हें पहले ऑर्डर के लिए फोन आया तो उन्होंने उसे पूरा करने का निर्णय लिया। इस अनुभव ने उन्हें ये दिखाया कि लोग उनकी सेवा के लिए तैयार थे, भले ही उनकी वेबसाइट बहुत साधारण थी। उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में उन्हें कोई विशेष तकनीकी ढांचा या ड्राइवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने विचार को परीक्षण में डालने के लिए जल्दी से काम किया। उन्होंने बताया कि कैसे वे खुद डिलीवरी ड्राइवर बने, ग्राहक सेवा की और अपने व्यवसाय को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने ग्राहकों से वास्तविक समय में फीडबैक प्राप्त किया, जिससे उन्हें अपने उत्पाद को बेहतर बनाने में मदद मिली। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्होंने विभिन्न तकनीकी समाधानों का उपयोग किया, लेकिन शुरुआत में ये सब कुछ साधारण और बिना किसी जटिलता के था। इस प्रकार उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया, वह सब कुछ स्केल न करने वाली चीजें करने के सिद्धांत पर आधारित था, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय के हर पहलू को समझने का अवसर मिला। स्टैनली ने बताया कि उन्होंने अपने नए ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से ईमेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें वे हर रात पूछते थे कि उनकी पहली डिलीवरी कैसी रही और उन्होंने उनके बारे में कैसे सुना। उन्होंने ईमेल को इस तरह से व्यक्तिगत बनाया कि यदि किसी ने ऑरेंज हुमस से चिकन स्क्यूअर्स ऑर्डर किया, तो वे उस विशेषता का उल्लेख करते थे। इस फीडबैक ने उन्हें अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने में मदद की और ग्राहकों ने इस व्यक्तिगत स्पर्श की सराहना की। एक बार जब वे वाईसी यॉर्कोम्ब में थे, उन्होंने एक आइसक्रीम स्टोव क्रीम के बारे में सुना और उसे आजमाने का मन बनाया, लेकिन तभी उनके सह संस्थापक ने उन्हें बताया कि डिलीवरी के लिए ड्राइवरों की जरूरत है क्योंकि मांग में अचानक वृद्धि हुई थी। उन्होंने तुरंत डिलीवरी करने का निर्णय लिया, जो उनके लिए एक प्रेरणा बन गई कि अगर वे स्केल कर सकें, तो अगली बार आइसक्रीम खाने जा सकेंगे। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्हें स्वचालित समाधान और डिस्पैच सिस्टम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन शुरुआत में ये सब कुछ सरल और बिना किसी जटिलता के था। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें साझा की जो उन्होंने डोरडैश से सीखी। पहले, अपने विचारों का परीक्षण करें। दूसरे, तेजी से लॉन्च करें। और तीसरे, स्केल न करने वाली चीजें करना ठीक है, क्योंकि ये शुरुआती दौर में सबसे बड़े प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकते हैं। वहां से वॉकर विलियम्स ने अपनी कंपनी टीस्प्रिंग के बारे में बात की, जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो स्केल नहीं होती। उन्होंने पहले उपयोगकर्ताओं को खोजने, उन्हें चैंपियंस में बदलने और उत्पाद और बाजार के अनुकूलता को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि उपयोगकर्ता अधिग्रहण के लिए कोई जादुई समाधान नहीं है और अधिकांश कंपनियों को अपने पहले उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। टीस्प्रिंग के शुरुआती दिनों में उन्हें मुफ्त डिजाइन और कई संशोधनों की पेशकश करनी पड़ी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि शुरुआती उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करना कितना कठिन था। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से यह समझा कि कैसे एक स्टार्टअप को अपने पहले उपयोगकर्ताओं को खोजने और उन्हें बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्टैनली ने बताया कि जब उन्होंने अपने उत्पाद को लॉन्च किया, तो शुरुआती दिनों में उन्हें केवल 50 शर्ट बेचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें $1000 की आय हुई। बाहरी लोग इसे एक खराब विचार मान सकते थे, लेकिन समय के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप एक नया उत्पाद लॉन्च करते हैं, तो आप उसे बेचने में अच्छे नहीं होते क्योंकि आपको ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों का पता नहीं होता। पहले उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करना हमेशा सबसे कठिन होता है और यह संस्थापक की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने पहले उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह प्रक्रिया एक पहाड़ी पर बर्फ के गोले को धकेलने के समान है, जहां शुरुआत में चढ़ाई सबसे कठिन होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यह आसान होता जाता है। पहले उपयोगकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते समय आपको समय के निवेश पर तत्काल लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्टैनली ने कहा कि पहले उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक है, लेकिन उन्होंने मुफ्त में उत्पाद देने की सलाह नहीं दी, क्योंकि यह एक अस्थायी रणनीति है। उपयोगकर्ताओं को चैंपियंस में बदलने के लिए उन्हें एक यादगार अनुभव प्रदान करना आवश्यक है। यह अनुभव असामान्य या असाधारण होना चाहिए। स्टैनली ने जोर देकर कहा कि उपयोगकर्ताओं से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे वह आज भी ग्राहक सेवा में शामिल रहते हैं। उन्होंने बताया कि ग्राहक सेवा के दौरान उन्हें उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि वे जान सके कि उन्हें क्या सुधारने की जरूरत है। उन्होंने 3 तरीके बताए जिनसे आप अपने ग्राहकों से बात कर सकते हैं,
ग्राहक सेवा स्वयं करना, मौजूदा ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क करना और सोशल मीडिया पर ब्रांड के बारे में चर्चा को ट्रैक करना। समस्याएं हमेशा होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें सही करें और ग्राहकों को खुश रखें। एक नकारात्मक अनुभव एक ग्राहक को आपके ब्रांड के खिलाफ कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप हर ग्राहक की संतुष्टि का ध्यान रखें। अंत में स्टैनली ने उत्पाद और बाजार के अनुकूलता की बात की, ये बताते हुए कि जो उत्पाद आप लॉन्च करते हैं वह शायद वही नहीं होगा जो आपको स्केल करने में मदद करेगा। शुरुआती दिनों में आपको तेजी से प्रगति करनी होगी और अपने उत्पाद को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है कि वे सुंदर और साफ कोड लिखें, लेकिन शुरुआती चरणों में गति को प्राथमिकता देना अधिक महत्वपूर्ण है। एवान, जो स्टार्टअप के स्टो हैं, ने गणना की कि यदि वे सही तरीके से काम करते हैं तो इन फीचर्स को बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा, जो स्टार्टअप के लिए बहुत लंबा होता है। इसलिए उन्होंने कोडबेस और डेटाबेस को डुप्लीकेट किया और एक पूरी तरह से अलग उत्पाद बनाया, जिससे उन्हें मौजूदा उपयोगकर्ताओं की चिंता नहीं करनी पड़ी। इस नए उत्पाद ने एंटरप्राइज ग्राहकों को सेवा प्रदान की और काफी राजस्व उत्पन्न किया। अंततः उन्होंने सीखा कि कौन से फीचर्स मुख्य हैं और उन्हें मुख्य उत्पाद में एकीकृत किया। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको केवल अगले क्रम के आकार के बारे में चिंता करनी चाहिए। जब आपके पास 10 उपयोगकर्ता हों, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि 1 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक कैसे पहुंचे, बल्कि आपको 100 उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप 100 पर पहुंचते हैं तो आपको 1000 के बारे में सोचना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जहां आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में तकनीकी समस्याएं और कर्ज होना सामान्य है, लेकिन ये सब उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। गति बहुत महत्वपूर्ण होती है और शुरुआती चरणों में आपको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। स्टैनली ने कहा कि आपको उन चीजों को करने की कोशिश करनी चाहिए जो स्केल नहीं होती, जब तक संभव हो। यह आपकी कंपनी का एक बड़ा लाभ है और जब आप इसे छोड़ते हैं तो आप अपने छोटे प्रतिस्पर्धियों को लाभ दे रहे होते हैं। स्टैनली ने अपने ईमेल पते को साझा किया ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकें, और उन्होंने एक टी-शर्ट लॉन्च की जिसका लाभ एक अच्छे कारण के लिए जाएगा। जब टी-शर्ट प्रिंटिंग व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत दर्द बिंदु के कारण इस बाजार में प्रवेश किया। उन्होंने महसूस किया कि मौजूदा समाधान उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे और इसलिए उन्होंने टी-स्प्रिंग लॉन्च किया। टी-स्प्रिंग का सबसे बड़ा ग्राहक आधार उद्यमी है जो अपने ब्रांड और व्यवसाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा प्रभावित करने वाले लोग भी हैं। स्टैनली ने बताया कि कई बार अच्छे विचार पहले बेवकूफी भरे लगते हैं, लेकिन जब लोग उत्पाद को अपनाते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाजार में इसकी आवश्यकता है। इसके बाद एक अन्य उद्यमी ने प्रेस के बारे में बात की और बताया कि कैसे प्रेस प्राप्त करना एक जादुई प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस में आने के लिए आपको स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेस में आना चाहते हैं तो यह आपके स्टार्टअप के लिए फायदेमंद नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने अपने ऐप के लिए स्थानीय प्रेस को लक्षित किया, जिससे उन्हें अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिली। प्रेस में आने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है और आप किससे संपर्क करना चाहते हैं। सही लक्षित प्रेस कवरेज आपके व्यवसाय के लिए अधिक प्रभावी हो सकता है। ट्विच, जो गेमिंग के लिए एक ESPN की तरह था, की शुरुआत में उनका लक्ष्य गेमिंग उद्योग में अपनी पहचान बनाना था। जब उन्होंने शुरुआत की तो केवल एक छोटी सी गेमिंग समुदाय के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब 55 मिलियन यूनिक उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने गेम डेवलपर्स और विज्ञापनदाताओं को अपने प्लेटफॉर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए उद्योग की ट्रेड पत्रिकाओं और गेम डेवलपमेंट ब्लॉग्स पर ध्यान केंद्रित किया। प्रेस में आने के लिए कई प्रकार की कहानियां होती हैं, जैसे उत्पाद लॉन्च, फंडरेजिंग, मील के पत्थर और व्यवसाय की कहानियां। फंडरेजिंग की कहानियां अक्सर कवरेज प्राप्त करती हैं, भले ही वे उतनी दिलचस्प न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी $1 मिलियन की सीड राउंड उठाती है तो यह आमतौर पर मीडिया में छा जाती है। कहानी को प्रस्तुत करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी कहानी वास्तव में दिलचस्प है। आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप खुद उस कहानी को पढ़ना चाहेंगे यदि आप कंपनी के संस्थापक नहीं होते। कई बार छोटे फीचर रिलीज या अपडेट्स उतने आकर्षक नहीं होते जितने आप सोचते हैं। प्रेस में आने के लिए आपको एक स्पष्ट कहानी की आवश्यकता होती है, और यह जरूरी नहीं कि आपकी कहानी पूरी तरह से नई हो। यदि आप पहले व्यक्ति हैं जो किसी विशेष श्रेणी में कुछ हासिल करते हैं, तो आपकी कहानी अधिक ध्यान आकर्षित कर सकती है। प्रेस में अपनी कहानी लाने के लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जैसे कि एक बिक्री फनल। पहले आपको अपनी कहानी को परिभाषित करना होगा, फिर आपको रिपोर्टर से संपर्क करना होगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी ऐसे उद्यमी से संपर्क करें जिसे पहले से ही प्रेस में कवर किया गया हो, ताकि वे आपको उस रिपोर्टर से मिलवा सकें। एक बार जब आप रिपोर्टर से मिल जाते हैं तो आपको उन्हें अपनी कहानी के बारे में बताने के लिए समय देना चाहिए।
व्यक्तिगत रूप से मिलने का प्रयास करें क्योंकि यह ईमेल के मुकाबले अधिक प्रभावी होता है। जब आप उन्हें अपनी कहानी प्रस्तुत करते हैं तो आपको इसे बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखकर तैयार करना चाहिए और पूरी कहानी को याद करना चाहिए। इस तरह आप अपनी कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और रिपोर्टर को आपकी कहानी में रुचि रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संवाद को संरचित करने के लिए लेखक नोट्स लेते हैं और फिर उन नोट्स को एक कहानी में ट्रांसक्राइब करते हैं। तैयारी करने से आप बातचीत को नियंत्रित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण बातें नहीं भूलते, जैसे सह संस्थापक का नाम या ऐप की विशेषताएं। फोन पर बात करते समय लेखक अपने सामने बुलेट पॉइंट्स रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। बातचीत के बाद 1-2 दिन पहले आपको रिपोर्टर को एक ईमेल भेजना चाहिए जिसमें ऐप लॉन्च का समय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हो। इसमें वीडियो, फोटो और स्क्रीनशॉट जैसी सामग्री भी होनी चाहिए। कई लोग पीआर फर्मों के बारे में पूछते हैं। शुरुआत में ये सलाह दी जाती है कि आप खुद ही सब कुछ करें, क्योंकि तकनीकी प्रेस और ब्लॉगर्स को नए विषयों की आवश्यकता होती है। फर्में केवल संपर्क और लॉजिस्टिक्स में मदद कर सकती हैं, लेकिन आपकी कंपनी के बारे में क्या दिलचस्प है, ये जानने में नहीं। पीआर फर्में महंगी होती हैं और शुरुआती चरणों में ये पैसे का सही उपयोग नहीं होता। प्रेस प्राप्त करना मेहनत का काम है और यह जरूरी नहीं कि यह सफलता का संकेत हो। कई सफल कंपनियां प्रेस में कवर होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे लाभ कमा रही हैं या उपयोगकर्ताओं को खुश कर रही हैं। प्रेस में नियमित रूप से कवर होने के लिए आपको एक योजना बनानी चाहिए और समय समय पर समाचार जारी करने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने संपर्कों को ताज़ा रखें और पत्रकारों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। जब आप किसी को मदद करते हैं तो वे आपकी मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। लेखक ने कुछ संसाधनों की सिफारिश की है, जैसे कि जेसन कोनकारे का लेख जो टेक क्रंच के पूर्व रिपोर्टर हैं, और ट्रस्ट मी आई एम लाइंग नामक किताब जो प्रेस को प्रभावित करने के तरीकों पर चर्चा करती है। प्रेस के बारे में चिंता करने का सही समय तब होता है जब आप अपने पहले उत्पाद को लॉन्च करते हैं। कई कंपनियां अपने पहले उत्पाद के लॉन्च के समय एक टेक क्रंच कहानी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ट्विच के संदर्भ में ट्विच प्लेज पोकेमोन नामक एक घटना ने बड़ी खबर बनाई, जहां लाखों लोग चैट के माध्यम से गेम को नियंत्रित कर रहे थे। यह एक महत्वपूर्ण समाचार कहानी बन गई जो दर्शाती है कि कैसे सामूहिक सहभागिता ने प्रेस में जगह बनाई। लेखक ने बताया कि जब बीबीसी जैसे समाचार संगठन ट्विच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल करते थे तो उन्होंने पहले से मौजूद अन्य समाचारों का संदर्भ स्थापित किया। इससे पत्रकारों को ट्विच के बारे में एक स्पष्ट संदर्भ मिला। हालांकि ट्विच प्लेज पोकेमोन का विचार स्वयं नहीं आया, लेकिन कंपनी ने इसे बढ़ावा देने में मदद की। कंपनी ने रिपोर्टरों के साथ संवाद स्थापित किया और उन्हें फॉलो अप कहानियों के सुझाव दिए, जैसे कि जब समुदाय ने गेम को पूरा किया या जब उन्होंने नए पोकेमोन संस्करण का लॉन्च किया। इस प्रकार कंपनी ने कहानी को और अधिक विस्तार दिया, जबकि इसकी उत्पत्ति वास्तव में समुदाय से हुई थी। इस प्रक्रिया में लेखक ने ये स्पष्ट किया कि कैसे सामुदायिक सहभागिता और संवाद ने प्रेस में कहानी को जीवित रखा और उसे विकसित किया। यह दर्शाता है कि एक सफल कहानी को बनाने में केवल एक विचार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे बढ़ावा देने और उसे सही संदर्भ में पेश करने की भी आवश्यकता होती है।